हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस सेशन में। तो यार आज एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही होगी और आज अब हम इस सीरीज में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। यार थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो मैंने इसको लगभग लगभग 8 आवर्स में समराइज करने की कोशिश की है और मैं तुम्हारे सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। 8 आवर्स में मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा पूरा चैप्टर विद प्रॉब्लम्स, विद थ्योरी एंड विद एग्जांपल्स कंप्लीट हो रहा होगा। तो यार अगर तुम चैनल पे नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो यार सबसे पहले मैं तुम्हें कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यार सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बाद क्या पढ़ रहे होंगे, इस टाइप से। तो यार सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें यार हम लोग वो स्ट्रेस स्ट्रेन की बातें कर रहे होंगे, एक्सपेंशन की बातें कर रहे होंगे हीट के साथ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यार इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आजकल जेई एडवांस में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, और वो है प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मैं तुम्हें वो सारे सॉल्व करना सिखाऊंगा और सारे डेरिवेशंस भी सिखाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले चैप्टर में। उसके बाद यार हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड दिस इज द ट्रिकीस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड इन ऑल ऑफ दीज। दिस इज द ट्रिकीस्ट, तो मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। यार ये टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर के समान है, मतलब तुम समझ लो कि ये दो मिला के या फिर ये तीन मिला के इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी के बराबर है, क्योंकि हीट ट्रांसफर में बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस, अरेंजमेंट्स बन रहे होते हैं। और अगर तुम हीट ट्रांसफर अभी समझते हो अच्छे से, तो बाद में तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12 में समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो इसलिए तुम हीट ट्रांसफर के क्लासेस को जरूर करना। उसके बाद यार हम लोग कर रहे होंगे कैलोरीमेट्री। यार मैंने कैलोरीमेट्री को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये काफी इजी सा टॉपिक, और इसे तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम समझ लेंगे काफी इजी है। 3-4 क्वेश्चन अगर मैं लूंगा डिफरेंट टाइप्स के, तो तुम्हें क्लियर हो जाऊंगा। उसके बाद जो छठा टॉपिक है वो है सम प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिस सेशन होगा। यार हम दो प्रैक्टिस सेशन ले रहे होंगे, एक जेई मेंस के लिए, एक जेई एडवांस के लिए। जेई मेंस में हम जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और जेई एडवांस में मैं तुम्हें जेई एडवांस के पीवाई क्यूज और पाथ फाइंडर के 2-3 प्रॉब्लम्स और एक इरोडोव का प्रॉब्लम, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करा रहो हूंगा। यार इसके बाद चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यार अगर पेन और कॉपी लेके नहीं बैठा है तो वो कर लो, क्योंकि अब हम चालू कर रहे हैं वीडियो। तो यार लेसन स्टार्ट करते हैं। यार तो जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा वो था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम सबसे पहले पढ़ते क्या है वो मैं बता देता हूँ। यार हम इसमें डील करते हैं उन सारी चीजों से जो कि टेम्परेचर के साथ अपने डायमेंशन में चेंज लाते हैं, मतलब सॉरी, जो कि अपने डायमेंशंस में चेंज ला रहे हैं विथ राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। हम उन चीजों की बात करते हैं इस वाले चैप्टर में। इसके बाद यार इसमें बात करते हैं हाउ थिंग्स चेंज, मतलब चीजें कैसे बदल रही होंगी टेम्परेचर के साथ। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं तुम्हें बता देता हूँ अल्फा क्या होता है। अल्फा इज यार कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यार अल्फा जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब तुम देखो, अब ये एक रॉड है, इसका लेंथ एल नॉट है एट टेम्परेचर टी नॉट। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं डेल्टा टी से, अगर मैं टी फाइनल कर देता हूं इतना, टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो तुम बताओ इसका लेंथ क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, हम इसमें बेसिकली कंसेप्ट के एप्लीकेशन को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट बस ये कहता है कि टी फाइनल पे जो टेम्परेचर है वो होता है एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखो यार हमें डेल्टा टी हमेशा साइन के साथ रखना होगा। यहाँ पे मैंने प्लस डेल्टा टी लिख दिया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मैं माइनस डेल्टा टी लिख देता तो यहाँ पे हो जाता है एल नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो यार तुम बहुत ही सिंपली ये चीज समझ सकते हो कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तब मॉलिक्यूल्स के जो बीच का सेपरेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि वो एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो यार जो लेंथ है, जो इफेक्टिवली जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यार ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक में। तो यार हम ये फॉर्मूला काफी सिंपल है, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
where delta t has to be put with sign, algebraic sign. यार उसके बाद आ जाओ तुम, सिमिलरली एक और टर्म होता है और वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और उसे कहते हैं गामा. तो यार कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा, तो यार ये वॉल्यूम के साथ डील कर रहा होगा. जैसे लीनियर था तो वो लीनियर चीजें जो है वो लेंथ के साथ डील कर रही हैं, तो सिमिलरली क्यूबिकल चीजें जो है वो वॉल्यूम के साथ डील कर रही होंगी. तो तुम यहां से देख सकते हो कि जो लेंथ जो वॉल्यूम है, लेट्स सपोज वी हैव अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम v नॉट, तो एट द फाइनल टेम्परेचर इसका वॉल्यूम हो जाएगा v फाइनल इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी. यार ये जो नोटेशन है ये उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, बता दे रहा हूँ क्यों नहीं है उतने सिग्निफिकेंट. क्योंकि तुम देखो कि ये यंग्स मॉड्यूलस का भी सिंबल होता है. सिमिलरली अगर तुम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करो, जिसके बारे में हम इसके बाद बात कर रहे होंगे, उसका जो सिंबल होता है वो हम बीटा लिख देते हैं, तो वो बल्क मॉड्यूलस के भी इक्विवेलेंट होता है. तो यार इसलिए क्वेश्चन में ये डायरेक्ट तुम्हें दे रखा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है, और तुम इन चीजों से पता लगा रहे होगे कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है. तो यार वी फाइनल ये है, और जो मैं डेल्टा टी लिखता हूँ ना वो होता है टी फाइनल, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस टी इनिशियल माइनस इनिशियल टेम्परेचर. तो यार ये ऑटोमेटिकली तुम्हें साइन के साथ ही वैल्यू दे देगा, तो इसलिए तुम्हें इसमें अपना ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. तो चलो यार आगे बढ़ते हैं. यार इसके बाद हम बात कर रहे होंगे एक और इन्हीं के जैसे टर्म्स की, वो होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो यार हमने देख लिया एरिया, हमने देख लिया लेंथ, हमने देख लिया वॉल्यूम, बच गया एरिया. तो यार एरिया जो होता है वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं उसे, ना ही क्यूबिकल ना ही लीनियर, क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो ये था कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद. अच्छा सिमिलरली जैसे हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके साइजेस जो है, इनके डायमेंशन जो है वो बढ़ रहे हैं रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स में, रिस्पेक्टिव एक्सिस में. तो सिमिलरली यार टेम्परेचर घटाने पे वो घट रहे होंगे, मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंडेंस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. तो ठीक है, तो अब देखो अगर इसका एरिया ए नॉट था तो फाइनली ये हो जाएगा ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेर बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. डेल्टा टी का फिर वही फॉर्मूला आएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जो कि तुम्हें अपने आप साइन यील्ड करके दे देगा. तो चलो यार आगे बढ़ते हैं. तो यार अब बात कर लेते हैं एक और इनमें एक और टॉपिक आता है, मतलब इन्हीं तीनों चीजें से रिलेटेड, वो आता है आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक. अगर मैं तुम्हें सिंपल और सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो है वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. और यार मैं अगर इसमें बात करूं तो ये है वेरिएशन इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन. एनाइसोट्रॉपिक मतलब इसके मतलब ये अलग हो जाएगा, तुम ऐसे समझो, ठीक है. तो यार वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो वो एनाइसोट्रॉपिक. हर डायरेक्शन में अगर सेम नहीं है, किसी एक भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो चेंज कर रहा है, तो मतलब वो एनाइसोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है. तो यार चलो अब मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ इनसे रिलेटेड. if the body is isotropic, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यारो, तुम इसे एक बार नोट कर लो. देखो मैं आइसोट्रॉपिक को अंडरलाइन कर दे रहा हूं. नंबर 1 बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, एंड नंबर 3 गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा. इसे तुम डायरेक्टली याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ अल्फा की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि वो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है, तो तुम वॉल्यूम में चेंज निकालो एंड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो यार तुम
अगर इसको याद रखते हो तो काफी इजी हो जाएंगे तुम्हारे कैलकुलेशंस। इसमें थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम का यूज होता है। मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका प्रूफ बहुत इजी है, तुम नेट पे खोजोगे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो तुम कमेंट करो, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बना दूंगा। बट तुम इस चीज को अभी के लिए याद रखो। या मूविंग फॉरवर्ड, यार हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। हमने लेंथ में चेंज देखा, हमने वॉल्यूम में चेंज देखा, हमने एरिया में चेंज देखा, हमने आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेज में चेंज देखा। यार अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और वो आता है, देखो लेट्स सपोज कि एक क्यूब है तुम्हारे पास। एक मिनट मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक क्यूब है तुम्हारे पास, प्लीज बेयर विथ माई ड्राइंग। हाँ, और इसका यार x में अल्फा 1 है, y में अल्फा 2 है, और z में अल्फा 3 है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along x axis अल्फा 1, along y axis अल्फा 2 and along z axis is अल्फा 3। तो यार तुम सिमिलरली मुझे ये बताओ कि इसका जो फाइनल कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा। तो यार क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो हम चेंज इन वॉल्यूम के थ्रू निकाल सकते हैं। इस बात को तुम्हें याद रखना होगा। तो हर में अगर ये क्यूब था तो इसका पहला इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा एल नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस इंटू गामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। काफी सिंपल सा चीज आ गया। अब फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एल नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। तो यार यहाँ से एल नॉट क्यूब तुम कैंसिल कर सकते हो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और यहाँ से तुम जब तीनों के 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये गामा डेल्टा टी, यार देखो मैं कैलकुलेशन काफी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। इस टाइप के मैनिपुलेशंस तुम्हें मैथ्स में भी काम आएंगे। देख लो कि सबसे जब मैं कांस्टेंट टर्म ले रहा हूँ तो एक 1 बाहर आ रहा है, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा यार, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, या फिर अल्फा ऐसे ही करके देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसे। देखो इसका भी नोटेशन का तरीका है, समझो इसे। समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का क्यूब। यार अब इसे बड़े ध्यान से देखो, तो बड़े ध्यान से देखना इसे। मैंने क्या किया, मैंने देखो पूरा टर्म लिखने का कोशिश भी नहीं करा है यहाँ पे। क्यों नहीं करा है, क्योंकि उससे बस टाइम वेस्ट होने वाला है, मुझे पता है, और कुछ भी नहीं होगा उससे। तो यार इसलिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली देखो तुम 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी, कांस्टेंट ले लिया सबसे पहले, 1 आ गया, 1 1 कैंसिल कर दिया। अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर, इसमें क्या आएगा अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर, इसमें क्या आएगा अल्फा 1 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर। तो यार उस टाइप के जितने टर्म्स है उसको इस वाले समेशन में लिख दिया। सिमिलरली अल्फा 1 डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा 3 डेल्टा टी एंड अल्फा 3 डेल्टा टी, इस टाइप के जितने टर्म्स है उसको इस वाले समेशन में लिख दिया। और एक टाइप का टर्म आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू डेल्टा टी का क्यूब। अब जब तुम्हारे पास इतना आ जाता है उसके बाद तुम देखो ये जो गामा डेल्टा टी है, दिस कम्स आउट टू बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। अब ये कहां से आ गया जनाब, देखो यहां से ये कहां से आ गया। देखो हमने क्या करा है, ये डेल्टा टी जो है वो बहुत ही स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फा जो होता है वो भी स्मॉल होता है। तो यार जब तुम इतने सारे स्मॉल टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस वुड टेंड टू जीरो, सिमिलरली दिस वुड टेंड टू जीरो, एंड दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंट टर्म रिमेनिंग। टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या, इस वाले टर्म के रिस्पेक्ट में बाकी सारे टर्म जीरो मतलब बहुत छोटे लगेंगे, बहुत पिद्दी लगेंगे। तो मतलब टेंडिंग टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो यार तो गामा जो आ जाएगा वो हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और अगर यही चीज मैं तुम बता दूं कि अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा के बराबर आ जाएगा, जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में इसकी बात करी थी। तो यार आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। यार अब इसके बाद बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। यार थर्मल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्मल स्ट्रेस में होता क्या है,
या मैं तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही वीडियो में समराइज करके दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत सारे लंबे लंबे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम डायरेक्टली इस वीडियो को देख के क्वेश्चंस बनाने जा सकते हो, क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस कर दी है। यार व्हाई इज माय पेन नॉट वर्किंग, लेट मी चेक इट वंस। या आई होप दिस टाइम इट वर्क्स। देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं यार। चलो थर्मल स्ट्रेस के पहले तुम्हें बता देता हूँ उसमें होता क्या है। या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू गामा होता है। देखो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। देखो यार क्या हो रहा है। देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। ये काफी सिंपल सा फॉर्मूला, अगर तुमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर को अगर एक बार रीड भी करा है या फिर स्कूल में एक बार बैठ भी गए हो क्लास में, तो ये चीज तो एक बार डिस्कस जरूर होता ही है स्कूल में भी, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी बताया जा रहा है। और अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो फिर तो जरूर से जरूर ये चीज तुम्हें बताया गया होगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें ये फॉर्मूला आता होगा, इक्वल टू गामा। या मैंने यंग्स मॉड्यूलस इसलिए लिख दिया क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ वो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन से। यार ठीक है, अब तुम समझो एक रॉड है और हमने उसे दो दीवार के बीच सैंडविच कर दिया, ठीक है। और इन दो दीवार के बीच का सेपरेशन एल नॉट है, मतलब रॉड का लेंथ भी एल नॉट है और दीवार के बीच का सेपरेशन एल नॉट है, तभी रॉड सैंडविच हो पाया दोस्तों। अब मान लो टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से, अरे भाई साहब ये तो पूरा चिपका पड़ा है और इसका लेंथ तो बढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, ऐसे में इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ही बताया था कि आउटवर्ड वो एक फोर्स लगाता है जिसके कारण वो एक्सपैंड होता है मॉलिक्यूल्स के बीच अपने आप। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इनवर्ड फोर्स ये दीवार लगा देगा और यही जो फोर्स है इसी के कारण एक स्ट्रेस आ जाएगा। और इसी स्ट्रेस को हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण आया है। तो चलो देखते हैं क्या आता है। और अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला, उल्टा रॉड गिर जाएगा, क्योंकि वो मतलब अपने आप ये हो जाएगा। मतलब कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मतलब वो छोटा हो जाएगा और वो गिर जाएगा अनटिल एंड अनलेस तुमने उसे बांध रखा है दीवार से। तो चलो डेल्टा टी से तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हमने लिख दिया स्ट्रेस बाई स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल इंटू गामा इज इक्वल टू गामा। सॉरी, तुम जब स्ट्रेस निकालोगे तो वो आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल। यार अब डेल्टा एल क्या होता है, देखो एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये तो हो गया उसका लेंथ एट टेम्परेचर, माइनस एल नॉट। सो ये एल नॉट जो है, ये वन वाला जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड एल नॉट एल्फा डेल्टा टी इज द चेंज इन लेंथ। तो समझो इस बात को कि स्ट्रेस जो है वो आ जाएगा गामा इंटू एल नॉट एल्फा डेल्टा टी बाई एल नॉट, क्योंकि इनिशियली लेंथ तो एल नॉट था, तो दोनों एल नॉट कैंसिल हो जाएंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा गामा अल्फा डेल्टा टी। यार तुम सब चीजें अगर भूल भी जाओ तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, जरूर, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, जो कि मैं तुम्हें वीडियो के एंड में जरूर कराऊंगा। गामा अल्फा डेल्टा टी इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस। समझ रहे हो इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब बात कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो डिफरेंट केसेस आते हैं। वो सबसे पहला केस है क्लॉक पेंडुलम का। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो यार क्लॉक पेंडुलम में क्या होता है, देखो जो क्लॉक का पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यार अगर तुमने लेंथ को बढ़ा दिया, तो जो क्लॉक का टाइम पीरियड है, एक सेकेंड जो कवर करने के लिए टाइम लग रहा है वो तो बढ़ जाएगा। मतलब क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, सो इट इज गेनिंग और लूजिंग टाइम, जस्ट टेल मी। देखो अगर तुम लेंथ बढ़ा रहे हो, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो मतलब इट इज लूजिंग टाइम, घड़ी स्लो हो गया है, घड़ी स्लो हो चुका है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? यार जो एक सेकंड वो एक सेकंड में मेजर कर रहा था, वो एक सेकंड वो 1.5 सेकंड में मेजर कर रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो यार घड़ी स्लो हो चुका है।
और सिमिलरली ठंडा में घड़ी फास्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ छोटी हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि, तो यार वो जो है वो टाइम गेन कर रहा है और यहाँ पे वो टाइम लूज कर रहा है. सो व्हाट इज द टाइम गेन्ड और लॉस्ट? सो लेट्स डिस्कस दिस. तो यार अगर तुमने वो ये चैप्टर पढ़ रखा है, एरर्स वाला चैप्टर, तो तुम्हें पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है. डेल्टा एल बाई एल, ये टेम्परेचर है, इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, एंड दिस इज हाफ आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि उसका पावर हाफ है. तो यार डेल्टा टी जो है वो टी इंटू हाफ इंटू डेल्टा एल, एल नॉट इंटू एल्फा डेल थीटा बाई एल नॉट, हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टाइम. अब यार एक दिन में वो कितना टाइम गेन और लॉस कर रहे हैं तुम क्वेश्चन देख लो. तो यार एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि ये सेकंड्स पेंडुलम है, 24 इंटू 3600, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 86400. यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. लोग इस फॉर्मूला को जल्दी नहीं पढ़ाते हैं मगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. और अगर तुम डायरेक्टली फॉर्मूला आ सकते हो हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 86400, तो तुम इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. समझ रहे हो मेरी बात को? तुम इसे डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके 4 नंबर ले पाओगे. यार इसके बाद बाईमेटालिक स्ट्रिप पे आते हैं अपन. देखो बाईमेटालिक स्ट्रिप जो है ना, ये एक एडवांस इलस्ट्रेशन टाइप का चीज है. मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस तुम एडवांस में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. देखो अब इसमें क्या हो रहा है, दो रॉड है जिसको तुमने कंबाइन करके रख दिया. अब देखो, अब मान लो कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 और इसका अल्फा 1 है. तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो ऐसे केस में क्या होगा, इफ अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1, तो यार ये रॉड जो है कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा. मतलब इस तरफ से देखो, अगर तो तुम इस तरफ से देखो तो एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा. तो यार हमें इस स्ट्रक्चर की मीन रेडियस की वैल्यू खोजनी है. मीन रेडियस खोजना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे तो यार ये कर्व हो चुका है और हम कर्व सरफेसेस के मीन रेडियस की वैल्यू खोज सकते हैं. तो चलो यार शुरुआत करते हैं. देखो अब अगर तुमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है क्लास 11th में, जो कि पहला चैप्टर ये डिस्कस करा जाता है जनरली, तो तुम्हें पता चलेगा r प्लस टी बाई 2 देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर में चेंज को जो वो डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ऑलरेडी टी थिकनेस है हमारे पास. तो यार क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? पहले तो मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है? आई होप तुम समझ पा रहे होगे क्योंकि मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नहीं लिख डाली है. काफी सिंपल सा चीज लिखा है यार. मतलब तुम इसे समझना पड़ेगा तुम्हें, तभी कुछ हो पाएगा. समझ रहे हो क्या मेरी बात को? देखो देखो देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्फा 2 आ जाएगा एक्चुअली. देखो यार काफी सिंपल सा चीज है यार. इसकी जो लेंथ थी वो एल नॉट थी, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल थीटा. मतलब इसका जो फाइनल लेंथ है वो इसका फाइनल लेंथ है आर प्लस टी बाई 2 इंटू डेल थीटा, क्योंकि हमने बीच के सेंटर ऑफ मास वाले हिस्से से ले रखा है सब कुछ. और कुछ थिकनेस होगी, कुछ फाइनाइट थिकनेस होगी छोटी सी. और सिमिलरली तुम देखो एक और चीज लिख सकते हो, आर माइनस टी बाई 2 इंटू डेल थीटा इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल थीटा. क्या तुम इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर तुम इतनी बात समझ पा रहे हो तो तुम इस क्वेश्चन को बना लोगे क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ बता ही दिया इसमें. अब तुम्हें बस क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है टी और किसके टर्म्स में, अल्फा 2 और अल्फा 1 के टर्म्स में. तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा टी बाई डेल थीटा इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. देखो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो क्या है. फाइनल आंसर तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. ऐसे तो मैं तुम्हें डेरिवेशन के साथ बता रहा हूँ क्योंकि अगर जेई एडवांस कुछ तिकड़म लगा के कुछ कंडीशन चेंज करता है तो भी तुम्हें तरीका आता है. सो दिस इज द फॉर्मूला.
बस तुम्हें बस सॉल्व करना है यार, इसमें अब कुछ नहीं है। तुम डिवाइड कर दोगे, एल नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, अंदर का डेल्टा थीटा बचेगा। फिर तुम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इज नथिंग बट, देख लो क्या होता है, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी, देन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो चलो एक और नई चीज तुम्हें बता दी, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। यार बहुत सिंपल सा चीज है, ये ट्रिगोनोमेट्री में भी डिस्कस करा जाता है क्लास 11th में। यार अब इसके बाद एक और बात करेंगे, वो है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसके जो डिमेंशंस है वो बढ़ते हैं, डिमेंशंस बढ़ते हैं। लेट्स से वॉल्यूम बढ़ रहा है, या फिर लेंथ बढ़ रहा है, या फिर एरिया बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, कुछ घट नहीं रहा है। मगर यार वाटर जो है वो थोड़ा एनोमैलस बिहेवियर दिखाता है। एनोमैलस बिहेवियर मतलब क्या हो गया? मतलब जो वाटर है वो सबसे पहले तो तुम उसे हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा घटेगा घटेगा, सर्टेन पॉइंट पे आके मिनिमम अटेन करेगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो यार जो सर्टेन पॉइंट है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जो तुम 1000 kg पर मीटर क्यूब पढ़ते हो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ते हो। तो यार जे एडवांस में तुम्हें डायरेक्टली, या फिर जेई मेंस में डायरेक्टली तुम्हें ग्राफ दे देगा और पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर। और अगर तुम्हें एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में नहीं पता तो तुम सोचोगे अरे वाह, पानी तो काफी फेमस सा कंपाउंड है, उस जैसे सब में बढ़ता है उसमें भी बढ़ता ही होगा। मगर ऐसा नहीं है। रीजंस है कुछ, मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसके रीजंस है जो कि तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, और अभी उसकी अभी उसे तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। यार तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर के बारे में। अब एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट, इसे एक बार तुम देखना और इसके कंसेप्ट को समझो ताकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्लियर रहे कि let's suppose this is one rod and this is another rod which have been clubbed together, and its length is L1 and this length is L2. इसकी alpha 1 है, इसकी alpha 2 है, coefficient of linear expansion, and the temperature has been raised by del theta. So we have to find the change, the force applied by one rod on the other rod. जनाब काफी खूबसूरत सवाल है ये। इस क्वेश्चन की खूबसूरती किस चीज में छुपी है, अगर वो चीज, वो बारीकी तुम समझ रहे हो ना, तो तुम मतलब सच में तुम्हारा फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है। यार सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तभी तुम आगे बढ़ पाओगे इस सवाल में। समझ रहे हो क्या? क्योंकि यार इक्विलिब्रियम कब होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, तुमने ये पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो यार आई होप कि तुम्हें ये क्लियर है। तो यार जो ये फोर्स है उसका देखो नेचर कैसा है। यार अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसकी, तो ये इस पे एक फोर्स लगा रहा और यही फोर्स दीवार इस पे लगा रहा होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे फाइनली। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ, ऐसा आप बोलोगे। तो यार ये जो फोर्सेस है ये बैलेंस्ड है, और देखो इसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव नेचर है इसका, कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है इस रॉड को। तो यार ये लेंथ में डिक्रीज कर रहा होगा। समझ रहे हो क्या? और सिमिलरली तुम इसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जो फोर्स है वो इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब मगर जो हमने टेम्परेचर में चेंज किया वो तो इसे इसके डायमेंशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमने तो अभी तक भाई साहब वही पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर तुम उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो वो अपने डायमेंशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो यार यही चीज एग्जैक्टली यहाँ पे हो रही है, और बस तुम्हें यही समझने की जरूरत थी कि देखो जो भी इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्प, मतलब ड्यू टू टेम्प चेंजेस, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स कंप्रेशन वाला। समझ रहे हो क्या मेरी बात को?
तो यार अगर तुम इतनी चीजें समझ रहे हो तो बस अब लिख डालो क्या लिखना है तुम्हें। ये वाली ड्राइंग को मिटा देता हूँ और फाइनली अब लिख देता हूँ क्या आना, FL1/A-1 प्लस FL2 by A-2 is equal to L1 alpha 1 del theta प्लस L2 alpha 2 del theta। यार इसकी जो है वो गामा 1 है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू, इसकी जो है वो गामा 2 है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो F/A गामा इज इक्वल टू डेल्टा L/L, यहाँ से L मल्टीप्लाई कर दोगे, FL/A गामा इक्वल टू डेल्टा L, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा L1 प्लस माइनस डेल्टा L2। माइनस इसलिए लिख दे ताकि तुम्हें पता चल जाए ये डिक्रीज है। फाइनली जब तुम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे, किस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो तुम्हें फोर्स की वैल्यू काफी सिंपल तरीके से मिल जाएगी। F कॉमन आ जाएगा, बस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वैसा कुछ करना है दोस्तों। तो यार इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, यहाँ पे बस जो था वो कंसेप्ट को समझने का कोशिश करना था तुम लोगों को। और यार अगर तुम्हें इतनी चीजें समझ में आ रही है तो तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। जाओ और क्वेश्चंस लगाओ, जो डाउट आ रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, मैं जरूर बताऊंगा।